दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आई एम एनसीईआरटी क्लास बाड़मेर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या रियल नंबर 2। इनके और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए और आपके पास 5 क्वेश्चन है। इन सभी 5 क्वेश्चन को जो एक भाज्य संख्या है और इनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156, तीसरा क्वेश्चन है 38 25, चौथा क्वेश्चन है 5005 और फाइनल क्वेश्चन है 7429। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको एक अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा इनके अभाज्य गुणनखंड करने। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है 144, इनका अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा इनका गुणनखंड करना। आपके पास 140 है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करने के लिए इसके अंदर पहले किस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। तो पहले इस अभाज्य संख्या 2 है, पीसी इसका अर्थ है इसके अंदर इकाई अंक 2 है, तो इसके अंदर 2 का भाग दोस्तों जाएगा। 73 बार गया। अभी भी इसका इकाई अंक 0 है, तो इसके अंदर दोस्तों 2 का भाग जाएगा 35 बार। अब दोस्तों इसका इकाई अंक 5 हो गया, तो इसके अंदर पहले भाग जाएगा 5 का 7 बार, और इसके अंदर अब 7 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो 7 के अंदर 7 का भाग है। इस प्रकार आप देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड जो हुए हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 प्राप्त हुआ है। यदि आप इन अभाज्य गुणनखंड को मिलाओगे तो एक अभाज्य संख्या की घात प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 2। इसी प्रकार 5 एक बार है और 7 एक बार है। इस प्रकार आपका आंसर प्राप्त हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। इसका सेकंड क्वेश्चन है 156। इसका सेकंड क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना। तो दोस्तों देखिए 156 इसका इकाई अंक 6 है। जब भी किसी संख्या का एक अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो दोस्तों उसके अंदर हमेशा 2 का ही भाग जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना 2 का भाग जाएगा। पहले 15 में जाएगा 7 बार, फिर 16 हो गया और 16 में जाएगा 8 बार, 78। अभी भी 2 का भाग जाएगा, इस 7 में जाएगा 3 बार और 1 से शुरू हो जाएगा 18 और 18 में जाएगा 9 बार। दोस्तों 39, अब 39 के पीछे अब इकाई अंक इसका 9 हो गया दोस्तों, तो 9, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो दोस्तों इसके अंदर 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। जब भी किसी संख्या के अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो आप देख के ये पता करोगे कि अंकों को जोड़ोगे। अब यहाँ पर 3 और 9 12 हुए, 12 के अंदर 9 का भाग 3 का भाग जाता है, तो 39 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और फिर वापस 13 का ही भाग जाएगा क्योंकि 13 का अभाज्य संख्या है। इस प्रकार आपका जो आंसर हुआ है अगली संख्या 156 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो क्या प्राप्त हुआ है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार यदि आप इन अभाज्य संख्या को मिलाओगे तो आपके पास 2 की पावर 2 प्राप्त होगी, 3 एक रहेगा और 13 भी एक रहेगा। इस प्रकार आपके पास 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13 प्राप्त। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकालना सरल ही है, ज्यादा कठिन है नहीं। तो अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास 38 25 है, 3825। दोस्तों इनका अभाज्य गुणनखंड, अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक 5 है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 3 का ट्राई करोगे, आप क्या करोगे, इन अंकों को जोड़ो। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18। इसका अर्थ है इसके अंदर 18 का भाग 3 में जाता है, इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, फिर 8 हो गया
8 में 3 का भाग 2 बार जाएगा, 3 वर्ष होता है और शेष पर 2 बच जाएगा, 22 हो गया। 22 में 7 बार जाएगा, शेष पर 1 बच गया, 5 लिखोगे 15 हो जाएगा और 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। दोस्तों अब आपके पास 12 17 हो गया। अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, अब हमको बोलो। 2 ने 1 3 10 और 15, तो 15 के अंदर 3 का भाग जाता है दोस्तों, इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। 12 के अंदर 4 बार जाएगा, 7 के अंदर 2 बार जाएगा, फिर 15 और 5 बार। अब आपको देखना अब 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 4 2 और 5 11 हो गया। तो दोस्तों अब इस संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 11 होगा और अंकों का जो योग के अंदर यदि 3 का भाग नहीं जाता है, उस संख्या के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब आपको देखना है 5, 4 का भाग 4 तो एक अभाज्य संख्या है। अगला देखना है 5, तो जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसके अंदर 5 का भाग जाएगा। तो ये 5, तो 5 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, 42 में 5 का भाग 8 बार जाएगा, फिर 2 25 में जाएगा 5। अब ये 86 हो गया। अब इसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा, 8 के अंदर 5 का भाग 1 बार जाएगा, फिर हो गया 3 और 35 में जाएगा 7 बार, फिर 17 और 17 में जाएगा भाग 1 बार। इस प्रकार आपके पास 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है वो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और इनकी यदि आप पावर में लिखोगे जो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 की पावर 2 आ जाएगा, 5 की पावर 7 आएगा, 5 की पावर 1 आएगा और 7 आंसर आपके पास इस प्रकार। दोस्तों 140 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड और 3825 के अभाज्य गुणनखंड एक बार आप देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालोगे, देखिए एक बार। अगला आपके पास क्वेश्चन रहेगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो चौथा सवाल आपके पास है दोस्तों 5005 का अभाज्य। अब इसके अंदर इकाई अंक 5 है तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग अंकों का योग 10 हो रहा है, 3 का भाग जाएगा नहीं। अगली 4 अभाज्य है नहीं तो अगला 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो इसके अंदर 5 का भाग दोगे तो आपके पास इस प्रकार होगा आंसर। अब इस प्रकार अब एक छोटी सी चीज हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी संख्या के मध्य 2 अंक है, उनके बीच में 2 अंक है और इस साइड में 1 1 लिखा हुआ है, तो दोस्तों उसके अंदर हमेशा 7 का भी भाग जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा और 13 का भी भाग जाएगा। तो ये दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर इसका सीधा किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। और जब 7 का भाग इसके अंदर आप दोगे 10 के अंदर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर शेषफल के अंदर 30 और इसके अंदर कितनी बार जाएगा देख लो, 4 बार जाएगा और फिर हो गया इसके अंदर शेषफल जो 3 बार भाग जाएगा। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा दोस्तों, 11 का भाग जाएगा। शब्दा के अंदर 11 का भाग 1 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा और इस प्रकार आपके पास 13 का भाग है, 13 के अंदर 1 बार जाएगा। इस प्रकार इनका जो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों प्राप्त हुआ है वो 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 13 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपके पास 5005 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार इन सब की पावर 1 1 रहेगी। अगला दोस्तों 5वां सवाल है 74 दोस्तों। इस संख्या के अंदर पहले किसका भाग जाएगा, आप देखिए इनका इकाई अंक 9 है, तो जोड़ोगे अंकों का योग 7 से 11 11 9 20 2 22 हो रहे हैं, इनके अंदर भाग नहीं जा रहा, 3 का 9 का 5 का भी भाग नहीं जाएगा। आप इसको कैसे देखोगे, इसके अंदर किसका भाग जाएगा दोस्तों, इसके अंदर पहले पहले 17 का भाग जाएगा, इसका जाएगा, बाकी किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, 17 का ही भाग जाएगा। तो दोस्तों आने बार देख लीजिए 17 का जब आप इसके अंदर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 17 का पार्ट आप देख लीजिए, 17 एकम 17 होता है, 34 होता है, 51 होता है, 68 होता है, 85 होता है। तो आप देख लीजिए ये भाग 4 बार भाग जाएगा इसके अंदर 17 का भाग और यहाँ पर 68 आएगा। अब यहाँ पर बाकी ग्रुप भाग तो सबको यार आप 10th क्लास देख रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा और इसके बाद 2 लिखोगे तो 5 में हो जाएगा। अब इसके अंदर कितना भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा और 51 आएगा। अब इतनी बार भाग जाएगा 1 और 1, अब इसके पास 9 लिखोगे, अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा देख लो, जो या पार्ट और भी लिखोगे तो इसके अंदर भाग जाएगा 7 या 8 बार, देख लो या 7 5 12 और 110 हो गई, या 9 हो गई, 120, 1 2 3 4 5 7 बार भाग। तो इस संख्या के अंदर आपके पास जो भाग गया दोस्तों वो कितनी बार भाग गया, 437 बार भाग गया। तो अब ये देखना है कि किस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, तो इसके अंदर भाग जाएगा 437 का। अब आपको ये दोस्तों देखना है इसके अंदर 437 है तो इसके अंदर केवल 19 का ही भाग जाएगा दोस्तों, इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 19 का ही भाग जाएगा। तो 437 के अंदर 19 का भाग कितनी बार जाएगा, अब एक बार देख लीजिए पहाड़ा देख के,
तो 19 का भाग, फिर आप 19 का पाड़ा बोलोगे तो 19 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और वापस और देखोगे 47 हो जाएगा, सॉरी 57 हो जाएगा। और देखोगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और आपके पास और भी देखो ये 43 है इसका, तो इसके अंदर पहले पहले कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। और फिर शेष पर कितना बच गया, यहाँ पर 5 बचेगा और इसमें 57 हो जाएगा। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 3 बार गया। इसके अंदर इस संख्या के अंदर कितनी बार भाग जाएगा, 23 बार भाग जाएगा दोस्तों। इस संख्या के अंदर 23 बार भाग गया, वापस 23 के अंदर भाग दोगे दोस्तों तो 23 के अंदर कितनी बार भाग जाएगा, एक बार वापस इन प्रश्न को वापस देख लीजिए। आपके पास 17 का भाग देना 14 29, तो 17 का भाग जाएगा 437 बार, फिर 19 का भाग जाएगा 23 बार, और 23 के अंदर 23 का भाग जाएगा एक बार। तो दोस्तों 7429 का अभाज्य गुणनखंड आया है वो 17 गुणा 29 और गुणा 23 प्राप्त हुआ है। और ये तीनों ही संख्या अभाज्य हैं, तीनों एक ही बार रिपीट हो रही है, इसका अर्थ है इनकी पावर आएगी दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आपका सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है नहीं। यहाँ पर आपको प्रूफ भी करना है, वेरीफाइड भी करना है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरे का 26 व 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो और फिर वेरीफाई भी करना है आपको। अगला 510 व 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास है 337 व 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो और इनको फिर प्रूफ भी आपको करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, तो देखिए इनका प्रूफ भी करना है कि इन दोनों दो संख्याओं का प्रूफ क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, आपको ये बात प्रूफ भी आपको करनी है दोस्तों। ये ध्यान रखना हमेशा कि दो संख्याओं का गुणनफल, इस प्रश्न के अंदर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी है और फिर प्रूफ भी करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको ये प्रूफ करना है, वेरीफाइड करना। तो देखिए सॉल्व इसका पहला क्वेश्चन है 26 व 91 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करोगे दोस्तों। तो सो है तो 2 का भाग जाएगा 13 बार जाएगा, फिर 13 का भाग जाएगा एक बार। इस प्रकार इनका जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 26 का दोस्तों, वो 2 गुणा कितना प्राप्त हुआ है 13। फिर 91 का जब आप अभाज्य गुण करोगे तो 91 के अंदर किसका भाग जाएगा दोस्तों, 91 के अंदर 7 का भाग, 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 के अंदर एक बार जाएगा, फिर 21 के अंदर 3 बार जाएगा, 13 और 13 के अंदर 13 का ही भाग जाएगा एक बार। इस प्रकार जो 91 है उनका अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 7 गुणा 13 प्राप्त हुआ। तो इनका अब एचसीएफ देखिए, तो इनका एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ। पिछली वीडियो मैंने बताया था एचसीएफ होता है वो गुणनखंड जो दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कॉमन केवल 13 ही है, इसका अर्थ इनका एचसीएफ आएगा वो 13 आएगा। फिर आपको इनका एलसीएम देखना है दोस्तों। एलसीएम में उन अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल किया जाता है जो कॉमन नहीं होगी तो भी चलेगा, तो 2 का भी करोगे और 7 का भी करोगे, और जो कॉमन है उनमें से आप उनको लोगे जिनकी घात सबसे छोटी है। इसका इस प्रकार आपके पास आंसर हो गया 2 गुणा 7 गुणा 13। इनका आप गुणा करोगे क्योंकि 2 3 संख्या आ गई, ये हो जाएगा शब्दा, और शब्दा और 13 का जब आप गुणा करोगे तो एक छोटी सी ट्रिक आप हमेशा याद है, छोटी सी याद तो लगेगी नहीं छोटू के बाद। तो शब्दा और 13 का आप गुणा कर दीजिए, 13 और इसका गुणा करोगे देख लीजिए, पहले से 8 3 12 3 1 42 आएगा, और फिर 4 और 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा और 182। देखिए 4 3 12 होता है, असल की 1 3 1 4, और इस प्रकार आपका आंसर हो गया 182। तो एलसीएम आपके पास दोस्तों कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13। अब आपको इसका वेरीफाइड भी करना है, प्रूफ भी करना है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आया, उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं।
आपका अगला प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखना। प्रूफ के लिए कि दोनों संख्याओं का, यहाँ पर आप देखिए कि दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल किसके बराबर, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। दोनों संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91। तो 26 और 91 का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। एलसीएम आया है 13 और उनका दूसरी और एलसीएम आया 182। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होना चाहिए। तो मैं पहले राइट पक्ष का जो राइट पक्ष दिया हुआ उनका गुणा करता हूं। राइट पक्ष का गुणा कितना आएगा, 13 गुणा 182 आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कर गुणा, वापस इसको साफ कर दूंगा। 13 2 26 13 2 3 2 6 8 8 3 100 यहाँ से 2 और 5 और फिर आ जाएगा 2 और फिर 1 और यहाँ पर देखिए चल। तो यहाँ पर मैं गुणा आप इसलिए गुणा, आपको समझ आएगा गुणा किस प्रकार देख रहे हो। और 8 5 13 और इस प्रकार अब बस आंसर हो गया 2367। इन दोनों का जो गुणा आया वो 2367 आया। अब आपको इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है 26 और 91। इन दोनों का आप गुणा करिए कितना आएगा, यहाँ पर 5 जाएगा, 18 18 और 5 कितने होंगे 23। इस प्रकार इनका भी आंसर कितना आ रहा है, इस प्रकार समान आ रहा है। आप कहोगे कि राइट पक्ष और लेफ्ट पक्ष दोनों का आंसर क्या आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए इसका भी आंसर बराबर आ रहा है। अतः आप लिखोगे अतः आरएसएस का मान है वो किसके बराबर आ रहा है, एलएसएस के बराबर आ रहा है। अतः आप लिखोगे आपके पास जो प्रूफ था वो वेरीफाइड हो गया। आपके पास जो करना था वो क्या हो गया था, वेरीफाइड हो गया। क्योंकि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। इसका अर्थ आपके पास जो दी गई कथन था इस संख्या का प्रूफ भी करना है कि दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो हमने दोनों संख्याओं का भी गुणा किया, इस प्रकार आंसर आया। फिर दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया, वो भी इतना है। आप कह सकते हैं कि राइट पक्ष और लेफ्ट पक्ष दोनों का आंसर बराबर आ गया। तो प्रकार हमारे इस प्रश्न का वेरीफाइड पूरा हुआ। तो अगला देखिए क्वेश्चन दूसरा, 510 और 92 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके से इस प्रकार ही निकाले जाता है। अगला देखिए 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है 510 व 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। दोस्तों तो इनका भी आप पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो दोस्तों उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। दोस्तों तो इसके अंदर 2 का आप जब भाग दोगे तो 5 के अंदर कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 11 में 5 बार जाएगा, फिर हो जाएगा 10 और 10 में भी वापस कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अगला आप इसके अंदर इकाई अंक 5 हो गया, तो आप पहले अंकों को जोड़ो। ये अंकों के जोड़ के अंदर 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग पहले दोगे, नहीं तो सीधा 5 का दोगे। तो ये 5 2 7 और 12 हो रहा है, इसका इसके अंदर 5 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दोस्तों 25 के अंदर पहले दोगे तो 7 बार 8 बार जाएगा दोस्तों। और फिर 15 होगा, 15 में 5 बार जाएगा। अब इसका इकाई अंकों को जोड़ो तो 13 हो रहा है, तो 13 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके अंदर 5 का भाग जाएगा दोस्तों। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, देखिए पहले जाएगा 1 बार और 35 में जाएगा 7 बार। फिर इसके अंदर अभाज्य संख्या ही आ गई तो 17 के अंदर केवल 17 का ही भाग जाएगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार अगली संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए आप। तो 92 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, इस संख्या का एकांक 2 है दोस्तों, तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। 9 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 12 हो गई और 12 के अंदर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। दोस्तों अभी भी 2 का भाग जाएगा, 4 के अंदर 2 बार जाएगा और 6 के अंदर 3 बार जाएगा। अब ये 23 एक अभाज्य संख्या हो गई, इसके अंदर केवल 23 का ही भाग जाएगा। दोस्तों तो 92 का जो अभाज्य गुणनखंड आपके पास प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है तो इसको मैं घात के रूप में लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 और गुणा 23। तो इनका पहला एचसीएफ देखते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो किस प्रकार आएगा, देखिए एचसीएफ कहता है कि वो गुणनखंड लेना जो दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। 2 इधर भी है 2 इधर भी है, उनमें से वो लोगे जिसकी घात कम है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है,
यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो आप कौन सा लोगे? 2 की पावर 1 वाला लोगे। फिर इनके साथ अगला और भी देखना, इधर 23 इधर नहीं है, तो इसका अर्थ है इनके अंदर कोई ओवेनिस्ट गुणनखंड नहीं है, कॉमन नहीं है, इसका अर्थ है इसका आंसर हो गया 2। अगला दोस्तों इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम के अंदर आपको सभी गुणनखंड लेना है, ये कॉमन है तो वहां से लोगे जिसकी घात अधिकतम है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, आप लोगे 2 की पावर 2 वाला। अगला दोस्तों देखिए, आप 3 भी लोगे, अगला 5 भी लोगे आप, और 17 भी लोगे, और 23 भी। इसको मैं साफ कर रहा हूं दोस्तों, देखिए 17 भी लोगे और 23। अब इनका सबका आप गुणा कर दीजिए, इनका करोगे तो 4 आएगा, इन दोनों का करोगे तो 15 आएगा, फिर आपके पास 17 लिख दो और 23। वापस इन दोनों का आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा, 17 और 23। फिर इन सब का आपको क्या कर देना है? गुणा कर दो। तो यहाँ पर मैं 13 और पहले 17 और 23 का गुणा कर देता हूँ। आप करिए गुणा, 7 या 21, और यहाँ पर 51 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 34, 1 9 और 3। इस प्रकार इन दोनों का जो आंसर आया वो 391 आया। तो 60 गुणा 391, फिर आपके पास 60 है तो आप केवल 6 का गुणा करिए और फिर से 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं 6 का गुणा कर रहा हूँ, आप करोगे 6 आएगा, यहाँ पर 4 और 6 5 18, 18 और 5 कितने होते हैं? 23। इस प्रकार आपके पास कितना आंसर हो गया? इन दोनों का एलसीएम आया है 2346, और यहाँ पर 60 थे तो इसका अर्थ है यहाँ पर 0 लग जाएगा। इस प्रकार आपका जो आंसर आया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। अब आपको प्रूफ करना है इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम और एलसीएम आया है उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है क्या? नहीं। तो यहाँ पर आप प्रूफ करोगे। अगला प्रूफ के लिए अब इस प्रश्न के अंदर पूछा है प्रूफ करना, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों संख्याओं के गुणा और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एलसीएम के गुणे के बराबर आना सही। तो यहाँ पर वापस लिख दीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएफ के बराबर आना चाहिए। तो मैंने पहले इसका राइट साइड लेता हूं, इसका अर्थ है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ का गुणा करता हूं। 2 का गुणा इन दोनों संख्या, 2 का गुणा एचसीएफ आपके पास 2 था और एलसीएफ था 23,460। अब इन दोनों का गुणा करिए आप, आंसर कितना आता है? यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 का करो तो 12 हो जाएगा, 4 का 2 से 8, एक हसल वाला 9 हो जाएगा, 3 और 2 3 से करोगे तो 6 हो जाएगा, 2 से 4। इस प्रकार आपके पास इन दोनों संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम गुणा इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो इसका अर्थ है लेफ्ट पक्ष देखोगे, वो क्या कहता है कि दोनों संख्या, एक है 510 और एक है 12। आप इन दोनों का गुणा करिए और आंसर इस प्रकार सेम आ गया राइट पक्ष के। तो आपके पास जो दिया गया प्रूफ है वो सत्य हो जाएगा, नहीं असत्य हो जाएगा। देखिए इन दोनों का आप गुणा करिए, क्या आंसर आता है। यहाँ पर गुणा मैं कर रहा हूँ, देखना, एक है 92, तो 510 का गुणा आप किससे कर देना है? 12। यहाँ पर आप 0 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 45। इन दोनों को जोड़िए, 2 9 और 6 और 4। इस प्रकार आप देखिए इनका भी आंसर ये है और इन दोनों का संख्याओं का गुणनफल भी सेम आ रहा है। आप कहोगे कि आपके पास दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एचसीएफ आया दोस्तों, उन दोनों का गुणा और उन दी गई संख्याओं का गुणा बराबर आ रहा है। अतः आप लिखोगे वापस कि आरएसएस राइट पक्ष का मान लेफ्ट पक्ष के बराबर आ गया। अतः आपके पास जो कथन था वो कथन क्या हो गया? कथन वेरीफाइड हो गया, यानी प्रूफ हो गया। आपका कथन क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया, कथन प्रूफ हो गया कि आपके पास दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएफ निकाल रहे हो उनका आपके पास एचसीएफ और एलसीएफ सही आया है। तो इनके लिए प्रूफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उन दोनों संख्याओं का गुणा और उनके द्वारा आया गया एचसीएफ और एलसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के बराबर होना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 337 और 54 का आपको एचसीएफ और एलसीएफ निकालना, फिर आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, सेकंड नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है 337 व 54 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर प्रूफ करना है कि दोनों संख्याओं का जो एलसीएम एचसीएफ आएगा उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के बराबर है या नहीं। आप 337 का आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड। तो 337 के अंदर 2 का भाग जाएगा दोस्तों,
पहले एक बार जाएगा, फिर 13 हो गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 3 में 6 में 3 बार जाएगा। फिर इसके अंदर वापस अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ पर अब अंकों का योग 10 हो रहा है, तो यहाँ पर भी उसका भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देख लो किसका भाग है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 337 और 54 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो इन दोनों का 337 और 54 का जो अभाज्य गुणनखंड आप करोगे, तो 337 के हम 337 यहाँ पर आपके पास 3 के अंदर पहले एक बार 2 का भाग एक बार जाएगा, फिर 13 हो गया 12 बार, और यहाँ पर फिर आपके पास किसका भाग जाएगा, 8 बार जाएगा दोस्तों। इस प्रकार अगला क्वेश्चन वापस के अंदर 2 का भाग और जाएगा, 16 के अंदर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, यहाँ पर 8 के अंदर 4 बार जाएगा दोस्तों। फिर अगला अभी भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर जाएगा आपके पास दोस्तों 4 बार, यहाँ पर 2 बार, अभी भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 2 बार 21 बार जाएगा। अभी भी सर दोस्तों अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 7 बार जाएगा, अब इसके अंदर 4 का ही भाग जाएगा और 1 बार जाएगा। इस प्रकार आपके पास 337 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 बार 2 रिपीट हो रहे हैं। आप लिख सकते हैं 2 की घात 4 3 गुणा 7। एक बार देख लीजिए वापस। 337 के अंदर हमने 2 का भाग दिया, पहले 3 बार, 3 में एक बार जाएगा, फिर 12 हो 13 हो गए, 13 में जाएगा 6 बार, और फिर एक इसमें 16 हो गया, 16 में 8 बार जाएगा, फिर 16 में जाएगा 8 बार, 8 में जाएगा 4 बार, 8 में जाएगा 4 बार, 4 में जाएगा 2 बार, फिर 4 में 2 बार जाएगा और 2 में 1 बार जाएगा। फिर 3 का भाग 21 के अंदर 7 बार गया और 7 का भाग 7 के अंदर 1 बार गया। अगला आप देखिए 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 54 के अंदर भी पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 4 है। 5 के अंदर 2 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 9 बार जाएगा, अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 3 बार जाएगा, अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 1 बार जाएगा दोस्तों। तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ देखिए दोस्तों, इनका यहाँ पर 2 1 बार है, 3 बार रिपीट हो रहे हैं। 2 गुणा 3 की घात कितनी लिख दोगे दोस्तों, 3 लिखोगे। अगला आप इनका एचसीएफ देखिए। पहले दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ के अंदर वो गुणनखंड लेना जो दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, और वो लोगे जिसमें घात कम है, तो इसका अर्थ है इसमें 2 की घात 1 वाला, या फिर 3 इधर भी है 3 इधर भी है, इसका अर्थ है 3 का भी लोगे तो 3 का गुणा करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास एचसीएफ आया दोस्तों, वो कितना आया है, 100। अगला इनका एलसीएफ देखिए दोस्तों। एलसीएम होगा आपको सभी गुणनखंड लेना है, लेकिन ये कॉमन है तो वो गुणनखंड लेना है जिसकी घात अधिक है। 2 इधर भी है तो कौन सा लोगे, 2 की घात 4 वाला। फिर 3 इधर भी है इधर भी है, तो अधिकतम घात वाला 3 की घात 3 है तो वो लोगे। फिर 7 को भी लोगे। इनका जब आप गुणा करोगे 2 की पावर 4 का आंसर कितना होता है, 16 होता है, और 3 की पावर 3 का आंसर कितना होता है, 27 होता है, और 7 का 7। अब इनका गुणा करिए कितना आंसर आता है, 27 का 16 का गुणा आप 27 से कर दीजिए, फिर 7 का कर दीजिए, कर देंगे। पहले 16 और 27 का गुणा कर दीजिए, फिर आंसर का 7 से गुणा कीजिए, 7 का 7 से करो तो 42 आंसर गए 4, और 7 दूनी 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 और 3 2 3 लेकर 4। इस प्रकार आपके पास कितना हो गया, 432। तो इनका जो गुणा आया वो कितना आया, 432, और 7 का गुणा करना है। अभी आपका 7 का गुणा 7 दूनी 17, और 7 21 लेकर 22, और 728, और 2 कितने होते हैं, 30। इस प्रकार आपके पास 3024 इनका एलसीएम आया और इनका एचसीएफ आया। अब आपको प्रूव करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है क्या नहीं। तो अगला प्रूफ के लिए आप देख लीजिए। प्रूफ के लिए दोस्तों देखिए कि उन दोनों का जो गुणा है वो उनकी संख्याओं एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है क्या नहीं। तो पहला आप देखोगे दोनों संख्या है 336 गुणा 100, और फिर आप इनको दोनों का एचसीएफ का एस और एलसीएम का 3024। इन दोनों का गुणा आपके पास बराबर होना चाहिए। तो पहले आप राइट पक्ष देख लीजिए दोस्तों। राइट पक्ष में इन दोनों का गुणा करिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए, और आंसर बराबर होना चाहिए। तो राइट पक्ष में जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पर स का 4 से 100 गई 2 12 और 13 और शब्द आएगा, और 17 18। इस प्रकार आपके पास इन दोनों संख्याओं का जो गुणा आया इस प्रकार एक बार वापस देख लीजिए। स का 4 से 100 गई 2, और 7 दूनी 12, और शब्द फिर हो जाएगा वापस, और 17 18।
वापस इनका लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड के अंदर 336 गुणा करना है 101 से, तो इन दोनों का गुणा करिए और कितना आंसर आता है देखिए। तो यहाँ पर आप देख ली, गुणा देख ली मैं कर रहा हूँ और आप बस यहाँ पर लिख देंगे। तो सर का 4 से करोगे सो आंसर जाए 2 12 और सब का आंसर जाइए 1 12 और 1 13। अब इसका 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3 15 और 3 18 आंसर दे 1 और 15 ने 1 16। इस प्रकार आप पास इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 4 ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये इस प्रकार आप पास इन दोनों संख्याओं का गुणा वापस उनके एलसीएम और एलसीएम के बराबर ही हो रहा है। तो आप लिखोगे अतः अतः एलएसएस बराबर आपके पास क्या आया, आरएसएस। अतः आपका जो कथन था वो कथन क्या हो गया था, वेरीफाइड हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने क्या एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला, उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर आ रहा है। इसका अर्थ आपको दिया गया जो कथन है वो वेरीफाइड। तो देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है। इनका आपको तीनों संख्या दी हुई है और इन तीनों का आपको एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है। तो आप इनका पहले पहले इनका अभाज्य गुण करोगे तीनों का, तो 12 का अभाज्य गुणन करोगे दोस्तों, पहले 2 का भाग जाएगा 6 बार जाएगा दोस्तों, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार जाएगा, फिर दोस्तों 3 का भाग जाएगा 1 बार जाएगा। इस प्रकार 12 का जो अभाज्य गुणन हुआ यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहा है, तो आप देखोगे 2 की पावर 2 गुणा 3। अगला 15 का अभाज्य गुणन निकालोगे दोस्तों, तो 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 के अंदर 1 बार जाएगा 1 बार। इस प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों कितना प्राप्त हुआ, 3 गुणा 5। अगली संख्या आपके पास है 21। तो दोस्तों आप 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, तो 21 के अंदर दोस्तों 3 का भाग जाएगा 7 बार और 7 का भाग जाएगा 1 बार। दोस्तों 21 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 3 गुणा 7 प्राप्त हुआ। अब इनका एचसीएफ देखिए पहले दोस्तों। एचसीएफ कहता है कि आप जो भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो और उनका एचसीएफ निकाल रहे हो, तो आपको ये देखना है कि तीनों के अंदर कॉमन 3 है, तो ये देखना है कि तीनों के अंदर कॉमन कौन सी संख्या है, उनका गुणा करोगे और एचसीएफ निकालोगे। तो यहाँ पर तीनों के अंदर कॉमन केवल 3 ही है और तीनों के ऊपर 3 के अंदर एक एक पावर है। इस कारण आपका जो एचसीएफ आएगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब इनका आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम के अंदर आप सभी गुण कर लोगे और यदि कॉमन है तो वो लोगे जिसकी घात अधिकतम है। तो यहाँ पर 2 की पावर आप 2 भी लोगे और 3 भी लोगे, 5 भी लोगे और 7। अब इनका आप गुणा कर दीजिए, तो 2 की पावर 2 का आंसर 4 और 7 का गुणा 5 से करोगे 15 और 15 गुणा 7 से 15 सर क्या कर देते हैं, और फिर 4 का 5 15 से करोगे 60 आएगा और 60 का 7 से कर दो कितना आ जाएगा, 420। तो दोस्तों तो इनका एचसीएफ आया है आपके पास 3 और एलसीएफ आया है 420। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, अगला क्वेश्चन है 17 29 और 23 और 91 का एचसीएफ और एलसीएफ निकालो। आप दोस्तों क्या करोगे, तीनों का अभाज्य गुणन। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, इसके अंदर 17 का भाग जाएगा और 17 के अंदर 17 का भी भाग जाएगा। अगला 23 का अभाज्य गुणन करो, तो 23 के अंदर केवल 23 का ही भाग जाएगा, एक बार जाएगा। अब 91 के अंदर भाग दो, तो 91 के अंदर दोस्तों किसका भाग जाएगा, 7 का भाग दोगे तो 7 का भाग पहले 9 के अंदर एक बार जाएगा, फिर 21 के अंदर 3 बार जाएगा और 13 हो गया, 13 के अंदर 13 का ही भाग जाएगा। इस प्रकार आप देखिए तीनों का अभाज्य गुण 17 का अभाज्य गुण 17 गुणा 1 ही प्राप्त हुआ है और 23 का अभाज्य गुणन 23 गुणा 1 ही प्राप्त हुआ है और 91 का जो अभाज्य गुण वो 7 गुणा 23 प्राप्त हुआ है। और अब इनका एचसीएफ देखिए आप दोस्तों। एचसीएफ कहता है वो संख्या लोगे जो तीनों के अंदर कॉमन है। अब यहाँ पर आप देखिए तीनों के अंदर कॉमन इधर एक आया इधर एक आया है, लेकिन इसकी आप एक भी लोग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ आप इसके अंदर केवल कॉमन जो संख्या है केवल 1 ही है। इसका अर्थ इसका जो एचसीएफ आएगा दोस्तों वो आया है 1। अगला आप इनका एलसीएफ देखिए, एलसीएफ होगा सभी का गुणा करना है, ये कॉमन है तो वो लोगे जहां पर उसकी घात अधिकतम है। तो यहाँ पर 17 भी लोगे और 23 भी लोगे और यहाँ पर 23 आपने ले लिया
और फिर क्या ले लोगे 7। अब इनका तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। पहले मैं 17 का गुणा 23 से कर रहा हूँ, तो 7 का 3 से करोगे 21 आएगा, और फिर 3 का 1 से करोगे 3 आएगा, और हंसल वाला 5 हो जाएगा। फिर 17 का 2 से करोगे 34 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 391 हो जाएगा। तो 391 और गुणा किससे कर देना है 7 से दोस्तों। अब अगला आपका करना है 391 गुणा 7 से करना है। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, ये 7 हो जाएगा, 7 नवा 63 हासिल गई 6 हो जाएगा, और 7 दिया 21, और 21 और 6 कितने होंगे 27। इस प्रकार आपके पास इनका एलसीएम आया है 2737 और एचसीएफ आया है 1। अगली संख्या देखिए आपके पास संख्या कौन सी है 8 9 25। 8 9 25 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने एक बार देख लीजिए इनकी संख्या। अगला दोस्तों है 8 9 25 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखिए कैसे निकालोगे आप। अगली संख्या आपके पास तीसरा क्वेश्चन दोस्तों 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल। दोस्तों तीनों का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग और जाएगा, फिर भी 2 का भाग और जाएगा। इस प्रकार 8 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 वाला है। 9 का अभाज्य गुणनखंड 9 के अंदर 3 का भाग जाएगा, 3 के अंदर वापस 3 का भाग जाएगा। इस प्रकार 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 2। अगला 25 का अभाज्य गुणनखंड करो दोस्तों, तो 25 के अंदर 5 का भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 के अंदर 1 बार जाएगा। इसका अर्थ है दोस्तों 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 2 प्राप्त हुई। अब इनका देखिए एचसीएफ कहता है कि वो उपनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल करोगे, वो कौन करोगे जो तीनों के अंदर कॉमन है। अब तीनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, यदि मैं इसके साथ 1 का गुणा कर दूंगा तो संख्या के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ भी 1 का गुणा करूंगा, इसके साथ भी 1 पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर कॉमन कौन है 1। इसका अर्थ है इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो आपने पहले भी मैंने परिभाषा बनाई, जिस भी संख्या का एचसीएफ 1 आएगा उन संख्याओं को आप सहभाज्य संख्या पढ़ते को प्राइम नंबर। एलसीएम होता है इनका सबका गुणा 2 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 2। अब इनका गुणा कर दीजिए, आंसर क्या आएगा देखिए। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये वापस कितना हो जाएगा 25। अब इनका आप गुणा करिए कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, और इनका 25 है। 72 का जब आप 25 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर देखिए दोस्तों एलसीएम। तो 72 का 25 से गुणा में छोटी सी मैट्रिक बताता हूँ, आप ये से करिए 72 का गुणा 5 से कर दीजिए और फिर 5 को अलग कर दीजिए। छोटी सी ट्रिक, 72 का गुणा जब आप 5 से करना है, ये 5 एक सम संख्या है, तो आप क्या कर दीजिए इसका आधा कर दीजिए। तो आधा करोगे कितना आ जाएगा, इकाई में 0 जोड़ दीजिए। फिर आपको एक बार और 5 से गुणा करना है, इसका कर दीजिए। इनका इकाई अंक ये सभी अभी भी ये सम संख्या था, इनका क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए। इनका आधा करोगे कितना हो जाएगा, और बीच में इकाई अंक जोड़ दी। तो इस प्रकार आपके पास इन संख्याओं का 72 5 गुणा 5 आंसर कितना हो गया 1800। तो इनका एलसीएम कितना आया 1800 और एलसीएम कितना आया 1। तो इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार देखिए तीसरे का तीसरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखना। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कहता है कि एचसीएफ 306 और 757 जिसका आंसर 9 है, तो एलसीएम आप कैसे ज्ञात करोगे। तो अगला चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है दोस्तों, देखिए कि एचसीएफ दिया गया है, किनका दिया गया है 306 और 757 का, जो आंसर में दिया गया है 9। और दोस्तों आपको ये पूछ रहा है इन्हीं संख्या का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना। दोस्तों इस प्रकार का इक्वेशन आए तो आपको अभाज्य गुणनखंड की विधि से नहीं करना, आपको सीधा कर देना फॉर्मूले के द्वारा। कि दी गई संख्या का एलसीएम दिया गया है तो एलसीएम निकालना है। आपको पता है कि इन दोनों का गुणा, एलसीएम और एलसीएम का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आप ये पहले लिखोगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब यहाँ पर दोनों संख्या मेरे पास है, एक है 306 तो उनका गुणनफल में लिखना है, इसका अर्थ है गुणा में लिख दो
757 और उनमें एचसीएफ मेरे पास है 9 और एलसीएम मेरे पास नहीं दिया तो मैं एलसीएम की जगह एलसीएम। अब यदि दोस्तों आप एलसीएम का मान निकालोगे 9 एलसीएम के साथ गुणा हो रहा है इधर भेजोगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम बराबर हुआ 306 गुणा 757 बटा 9। अब इसको काट देते हैं, ये 9 3 के पाड़े से 3 बार कटेगा और 306 3 के पाड़े में 1 0 2 बार कटेगा। अब आप दो 3 का भाग अभी भी 102 के अंदर जा रहा है तो 3 का भाग 102 को जब आप काटोगे तो 10 के अंदर 3 बार जाएगा और 12 के अंदर 4 बार जाएगा। इस प्रकार ये कट गया। एलसीएम आपके पास कितना आया, ऊपर संख्या बची 130 157। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का आप क्या कर दीजिए गुणा। तो 757 के साथ क्या करना है 130 का क्या करना है ना गुणा। तो 728 होते हैं और आंसर जाए 2 और 4 पंजा 20 और 2 22 आंसर 2 721 और 26 दो कितने हो जाएंगे 26। अब 3 का गुणा कर दो 7 या 21 आंसर 2 5 3 15 17 आंसर जाए 1 18 1 19 प्रकार ये 8 ये 3 और ये भी कितना होगा 7 13 3 और 9 2 11 और 1 आंसर 12 और 1 और 2। इस प्रकार आपके पास कितना आंसर हुआ 22 33 8। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपके पास दिया हुआ था, दो संख्या दी हुई थी तो हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से उनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। आपको याद रखना हमेशा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दोनों संख्या गुणनफल में लिखा, एलसीएम और एलसीएम लिखा। एचसीएफ मेरे को पता था, एलसीएम नहीं पता था, तो एलसीएम का निकाला तो इसके अंदर भाग चला गया। अब मेरे को पता है कि ये 3 से कट रही है तो पहले मैंने काट दी, फिर 34 और 757 का गुणा किया। इस प्रकार आपके पास आंसर आ गया। तो देखिए दूसरा चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, देखिए कैसा है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल में भी मिला था। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n के लिए संख्या s की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपके पास एक संख्या दी गई है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि एक स n दिया गया है और आपको ये बोला है n जो है वो एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है और इसके अंदर 1 2 3 और आगे अनंत तक चलता है। आप पूछा है कि यह 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, 0 समाप्त होगी या नहीं होगी, ये बात आपको बतानी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी है इसका अर्थ है उसका इकाई अंक 0। अब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तभी हो सकता है दोस्तों, अब हमेशा याद रखना उसका अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 गुना आ सकता है। यदि किसी तो या मैं बात लिख रहा हूं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त समाप्त होती है, यदि कोई संख्या दोस्तों 0 पर समाप्त होती है तो उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 उपस्थित होना चाहिए। यदि दोस्तों ये दोनों उपस्थित हैं तो ही वो 0 पर समाप्त होगी, केवल 2 या केवल 5 उपस्थित हैं वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप किसी भी संख्या यदि वो 0 पर समाप्त हो रही है तो ये बात हमेशा याद रखनी, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करोगे उसके अभाज्य गुणनखंड ये दोनों आ गए, आप बोलोगे 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। उपस्थित हो तो वह कोई संख्या 0 उपस्थित हो तो वो संख्या 0 पर क्या होगी समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। तो देखिए यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हो तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब मैं क्या करूंगा s की पावर n में s का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 आएगा और इस प्रकार तो मैं n को 2 के ऊपर भी लिख सकता हूं और 3 के ऊपर भी लिख सकता हूं। इन स के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आया तो आप कहोगे स की पावर n में
क्या नहीं उपस्थित, स की पावर n में 5 उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 तो आ गया लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। स का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो स की पावर n में स की पावर n के अंदर 2 तो उपस्थित है लेकिन 3 उपस्थित भी हैं, तो 5 उपस्थित नहीं है, तो स n में 5 उपस्थित नहीं है। अतः आप कहोगे अतः स की पावर n के सभी मानों के लिए n के सभी मानों के लिए n के सभी मानों के लिए यह 0 पर यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों एक बार वापस इक्वेशन को देखिए, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना चाहिए, लेकिन हमने जब स के अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 और 3 नया 5 उपस्थित नहीं है। अतः आप कहोगे स की पावर n के सभी मानों के लिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस 17 और 7 और दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये दोनों संख्या भाज्य हैं, ये क्यों है, आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या आपको दी गई है दोस्तों 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस में 5। दोस्तों आपको ये प्रूफ करना है, बताना है कि ये दोनों संख्या भाज्य क्यों। तो पहला देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। दोस्तों कोई भी संख्या भाज्य कब होती है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहता है कि यदि उनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं तो वो संख्या दी गई कैसी होगी, भाज्य। अब इसको मैं कैसे आंसर निकाला, आप ध्यान से देखना। आप देखिए इधर 13 है और इन संख्या में भी 13 है, आप देखिए 13 को कॉमन लीजिए, तो 13 को कॉमन लोगे यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा और यहाँ पर प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब मैं इनको 13 का 13 लेता हूँ और इन दोनों का गुणा करता हूँ और एक जोड़ देता हूँ, तो 13 और 7 और 11 का हो जाएगा 77 और एक जोड़ूंगा तो आपके पास कितना आया 13 गुणा 78। अब आपके पास 13 एक अभाज्य संख्या है, 78 एक भाज्य संख्या है। 78 के मैं क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करा, जब आप 78 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उनको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 78 के अभाज्य गुणनखंड में पहले 2 का भाग जाएगा, 7 में 3 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, अभी अब 3 का भाग जाएगा और इसमें 1 बार जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा और 13 बार जाएगा। इस प्रकार मैं इनको 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख सकता हूं। तो दोस्तों आपको दी गई संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 इनको जब मैंने सोल्व किया तो इनका आंसर आया 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस प्रकार ये दी गई संख्या सभी अभाज्य हैं, तो ये इस संख्या को मैं अभाज्य संख्या के गुणनफल में देख सकता हूं। तो दी गई संख्या कैसी होगी, एक भाज्य संख्या। अतः अंक गणित के आधारभूत तत्व, यहाँ पर लिख अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से आप कहोगे कि दी गई संख्या प्रमेय से 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक कैसी संख्या है, भाज्य है, एक भाज्य। क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये प्रमेय कहता है यदि इस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हो तो ये दी गई संख्या भाज्य होगी, नहीं तो अभाज्य हो जाएगी। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, 13 को कॉमन लिया, फिर जोड़ा, फिर ठुत आ गया, इनके गुणनखंड किया, इस प्रकार आया। अब इस संख्या को आप देख रहे हो दोस्तों, ये सभी संख्या एक अभाज्य है और अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखी है, तो ये गुणनफल इसी का ही है, इसका अर्थ ये संख्या दी गई कैसी होगी, भाज्य होगी। अगला प्रूफ जो आपके पास है, इस संख्या को आपको सिद्ध करना है ये संख्या भाज्य है या नहीं। आपको क्या करना है, सेम टू सेम तरीके से करना है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। दोस्तों यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 इसमें भी है और 5 यहाँ पे, तो 5 कॉमन लोगे तो 7 बचेगा,
स बचेगा, 4 बचेगा, 3 2 और 1 और यहाँ पर क्या बचेगा। अब मैं इनका गुणा करके एक के साथ ऐड करता हूँ। इन दोनों का गुणा करूंगा तो 42 आएगा, इन दोनों का करूंगा तो 12 आएगा। अगली एक 2 का लिख देता हूँ और प्लस 1 में 1 लिखा। अब मैं इनको और सॉल्व करता हूँ, 5 का 5, 42 का 42, इन दोनों का जब आप गुणा करूंगा तो 124 आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब 5 का मैं 5 लिखता हूँ, इन दोनों का मैं गुणा करता हूँ, ध्यान देना, 42 और 24 का। तो 42 और 24 का आप देखिए, 4 दूनी 8 होगा, 16 होगा, और 2 का करोगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना 8 हो जाएगा 10। इस प्रकार आपके पास कितना आंसर हुआ, 1008 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इन दोनों का गुणा किया और इसके साथ अब क्या कर दीजिए, एक ऐड करना। तो यहाँ पर एक प्लस में एक लिख दीजिए। अब इनको एक को ऐड कर दीजिए, एक को ऐड करोगे क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके पास 5 गुणा इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 8 एक 9। इस प्रकार आपके पास दी गई संख्या को दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आपने लिखा है। आप कर सकते हैं ये दी गई संख्या ये कैसी होगी, भाज्य होगी। अतः अंकगणित के आधारभूत, अतः अंकगणित के आधारभूत पर में से, आधारभूत पर में से, अंकगणित के आधारभूत पर में से जो संख्या दी गई है ये 7 और 5 4 3 2 गुणा 1 प्लस 5 एक कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। जो संख्या भाज्य होगी यानी कि उस संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने उस संख्याओं को दो संख्याओं के गुणनफल में लिख दिया। इसका अर्थ ये दी गई संख्या कैसी है, भाज्य है। यह गणित के आधारभूत परिमेय हमें कहता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, पढ़ना मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। सोनिया को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। सोनिया को जो समय लगता है वो समय कितना लगता है दोस्तों, 18 मिनट लगता है। अगला, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है दोस्तों, रवि को जो समय लगता है वो कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों तो देखिए क्वेश्चन, सोनिया को समय लगता है 18 मिनट, रवि को समय लगता है 12 मिनट। यदि एक ही टाइम पर एक ही समय स्टार्ट होते हैं तो उन दोनों को कितना टाइम के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। इस प्रकार यदि आपके पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपके पास क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना। तो आप क्या करोगे, आप दोनों प्रारंभिक स्थान, दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 18 व 12 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम। तो आप निकालिए इनका एलसीएम। 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, और फिर इसके अंदर पहले 2 का भाग दे दो और 3 का भाग जाएगा। अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा एक बार। इस प्रकार 18 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 की पावर 2 प्राप्त हुई, और 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा 3 प्राप्त हुई। यहाँ पर 2 3 बार 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो गई, यहाँ पर 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 हुई। इस प्रकार जो इनका एलसीएम आया है, सॉरी यहाँ पर एलसीएम निकालो, एलसीएम आपके पास कितना आया है, एलसीएम आया है आपके पास वो गुणनखंड लोगे जो दोनों के अंदर होने चाहिए, और कॉमन है तो वो लोगे जिसके अंदर घात अधिकतम है। तो यहाँ पर 3 इधर भी है 3 इधर भी, आप कौन सा लोगे, 3 की पावर 2 वाला लोगे। और एलसीएम में कौन सा अगला लोगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर लोगे 2 की पावर 2। अब इन दोनों का गुणा करिए, ये 9 आएगा और ये कितना होगा, 4 होगा। इन दोनों का गुणा करोगे 36 आएगा। इसका अर्थ आप कह सकते हैं, अतः वे दोनों, सोनिया और रवि वे दोनों
37 मिनट बाद मिलेंगे। 37 मिनट बाद क्या होंगे, दोनों मिलेंगे। इस प्रकार आगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद।